हाँ जी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखिए जी, मैं आज आपके सामने आया हूँ जी आईसीआई की एमटीपी नंबर 2 नवंबर 22 के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए जी, करते हैं स्टार्ट जी आपके साथ सॉल्यूशन जी। आओ जी, देखिए बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की। का है जी, दो नंबर है, उनका रेशो 3:4। दैट मीन्स अगर एक नंबर 3 के तो अनदर नंबर 4 के। अब का है उनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है, दैट मीन्स 16 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर का डिफरेंस 28 है, यानी कि 7 के स्क्वायर 28, तो के स्क्वायर 4, दैट मीन्स के की वैल्यू 2। अब के की वैल्यू 2 तो आपसे लार्जर नंबर पूछा है, तो अवर आंसर विल बी ए। क्या है जी, स्कूटर और मोपेड, स्कूटर और मोपेड के प्राइस में रेशो है 7:9। तो यानी कि अगर मैं स्कूटर का ले लूं 7 के और मोपेड का ले लूं 9 के, अब का है इसमें जो डिफरेंस है वो 1600 है। दैट मीन्स 2k हो गया हमारा 1600, तो k हो गया 800। अब आपसे कह रहे हैं मोपेड का प्राइस क्या है, तो मोपेड का प्राइस हो जाएगा 9 × 800, 7200। तो इसका भी ए। आइए जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा जी log 0.01, तो हमने इसका बेस सेम कर लेना है। 10⁴ हो गया, 10,000 था। तो अब एक रूल होता है लोग में कि अगर इसका बेस सेम है तो आंसर हमेशा p/q से बनता है। तो दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो जाएगा 4/-2, यानी कि माइनस का 2, दैट इज b। तो थर्ड का हमारा हो गया जी b। आइए जी फोर्थ की तरफ चलते हैं। तो देखो जी, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका बेस सेम कर लेंगे और बेस भी कम से कम। तो 9 को हमने लिख लिया 3 स्क्वायर, इसकी पावर n+1/4 है, अंदर 3 × 3 की पावर n है, तो ये हो जाएगा 3 to the power n+1, और रूट की वजह से उसकी पावर 1/2, और अपॉन में ये 3 है, और फिर 3 की पावर -n है। तो 3 × 3 की पावर -n है, तो इसको मैंने लिख लिया -n की पावर 1/2, और इस सारे की पावर है 1/n। तो अब देखो जी, अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, 3 to the power n+1/4 है, तो 4n+1, और देखो ये 4 है ये 2 है, तो 4n+1/2 हो जाएगा। मैंने इस 2 से इस 4 को काट दिया, और प्लस यहां से हो जाएगा n+1/2, और ये टर्म पावर माइनस की जाएगी ऊपर, माइनस का 1, और ये n/2 प्लस का हो जाएगा, और इस सारे की पावर 1/n। अब अगर हम एलसीएम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 2 एलसीएम है, तो 4n+1, n+1 -2 प्लस 2, कितना, -2 प्लस n, -2 प्लस n। अब ये इसकी पावर 1/n। ठीक है जी। तो अब देखो जी क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 6n/2, यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 3n, और 1/n, n से n कैंसिल हो गया, 3³ दैट इज 27 विल बी द आंसर। तो हमारा आंसर क्या बना जी 27। ठीक है जी। आइए जी, अब देखिए जी, रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन का है, तो इसमें आप पहले क्या करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहां से देखेंगे तो -b/a कितना आ रहा है, इसका सम हो रहा है हमारा -9। तो और जगह पे तो सम -9 होगा नहीं, ना यहां होगा ना यहां होगा ना यहां होगा, तो यहां हो रहा है। तो फिफ्थ का हमारा बी हो गया, हमें कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए जी, आपको सिर्फ देख लेना है कि सम -9 कहां है, तो किसी पे भी सम -9 नहीं है, लेकिन बी में हो रहा है।
ठीक है, अगर कहीं और भी -9 होता तो फिर मैं प्रोडक्ट को और कर लेता। आइए जी यहां चलते हैं जी 6 नंबर की तरफ। 10 और 15, देखो हम एलसीएम ले लेंगे, 30 एलसीएम हो जाएगा, 10 3 जा 30, 3 2 जा 6x प्लस 15, 15 दूनी 30, ये 6x प्लस 20 इक्वल टू 5। दैट मीन्स ये हमारा हो गया 12x, 20 और 15 35, और ये 130 हो जाए 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब देखिए जी, तो 12x इक्वल टू 150 माइनस 35 दैट इज 115, तो x की वैल्यू 115 अपॉन 12, तो हमने किया जी 115 डिवाइडेड बाई 12, दैट मीन्स 9.58। तो है कहीं आंसर जी, बी आंसर है जी हमारा। कौन सा आंसर आ गया जी, बी। चलिए जी अब बढ़ते हैं जी जरा 7th की तरफ। देखो जी 7th में क्या कह रहे बच्चे, इसकी वैल्यू चाहिए और यहां पे मुझे x की वैल्यू दी हुई है, तो पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे रैशनलाइज करके, तो 5 प्लस 2 रूट 6 नीचे हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6, दैट मीन्स 5 प्लस 2 रूट 6 25 माइनस 24, तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ये आ गई 5 प्लस 2 रूट 6। अब यहां के बाद क्या करते हैं हम, यहां के बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू डालेंगे, तो 5 प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 10, यहां पे वैल्यू डाल दी है। अब होल स्क्वायर खोलेंगे तो 25 प्लस 24, 2 5 जा 10, 2 जा 20, 20 रूट 6 माइनस 10 5 जा 50 माइनस 20 रूट 6 एंड प्लस 1। अब देखो जी 25 और 24, तो ये 50 भी कट गया और 20 रूट 6 भी कट गया, दैट मीन्स ये 1 था हमारे पास, आंसर इज 0। तो 7th का हमारा आंसर बना बेटा सी, 7th का आंसर बना सी। चलिए जी अब आइए जी 8th की तरफ। कहा जी k की वैल्यू बतानी है, अगर x 2 है तो बस आप इसमें x की जगह पे 2 पुट कर दोगे, तो 3 इंटू 4 माइनस 2k इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 12 और 5 17 हो गया, माइनस 4k प्लस 17 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 17/4, k की वैल्यू 17/4, दैट मीन्स ए आंसर है। ठीक है जी, आइए जी 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनइक्वलिटीज का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं जी, 7x प्लस वाई इक्वल टू 18, तो अगर मैं इस लाइन को देखूंगा तो x को 0 डालूंगा तो y की 18, और y को 0 डालूंगा तो x की 3, तो पहले वाली लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रही है 0 18 3 0। दूसरी वाली लाइन में x को 0 डालूंगा तो y की 3, और y को 0 डालूंगा तो x की 12, और थर्ड वाली लाइन में x को 0 डालूंगा तो y की 10, और y को 0 डालूंगा तो x की 5। ठीक है जी, तो अब अगर हम इनसे अपने पॉइंट्स बनाएंगे, लाइंस बनाएंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो चलो जी एक इसका ग्राफ बनाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एक तरीका और है, 0 18 आ गया, पॉइंट ये रहा, 12 0 आ गया, ग्राफ के बगैर भी कर सकते हैं हम, 12 0 भी आ गया। अब ये दो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, एक 4 2 और एक 7 6, ये बीच में कहीं कट करेंगे, तो 0 18 एक यहां भी है, 12 0 यहां भी है, 4 2 यहां भी है। ठीक है, अब इसमें सब में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये आंसर तो होने के चांस नहीं है, ये आंसर तो होने के चांस नहीं है, क्योंकि ओरिजिन के दूर जाएगा सारा। अब अगर मैं देखूं ये वाली वैल्यूज डाल के यहां देखो, तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। एक बार x को 4 y को 2 डालो, तो x को 4 y को 2 डालूंगा तो 24 और 2 26, बिल्कुल कर रहा है। यहां देखो x को 4 y को 2 डालूंगा, यहां भी कर रहा है, इक्वल आ रहा है 12 के,
7 6 भी सेटिस्फाई कर रहा है तो आप बगैर ग्राफ के भी ए को कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ बना के भी करना चाहो तो कर सकते हो, और बगैर ग्राफ के आप देख सकते हो कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं पॉइंट, ठीक है। इसको मैंने मना क्यों किया है? इसको मना इसलिए किया है क्योंकि इसमें एक ओरिजिन भी आ रहा है, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ओरिजिन के दूर ही जाओगे, और ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें ये पॉइंट आए ही नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बने ही नहीं है लाइंस के, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब देखो जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस आ गए। आपको कहा है कि अच्छा अगर उसका हम ग्राफ भी बनाते तो चलो एक बार ग्राफ भी बना देते हैं, थोड़ा बस 0 18 है तो मान लिया ये 18 है, रफ स्केच बना लेते हैं, और एक्स एक्सिस पे 3 था तो ये मान लिया 3 है, तो ये मेरी लाइन हो जाएगी एक, फिर x पे 3 है और y पे 12 है, x पे 3 है y पे 12 है, तो एक लाइन ये हो जाएगी, y पे 3 है, सॉरी y पे 3 है, इसको देखेंगे y पे 3 है x पे 12 है, तो ये मान लेंगे लेट ये हमारा कहीं 12 है और ये कहीं 3 है, और फिर x पे 10 है y पे 5 है, x पे 10 है y पे 5 है, तो कुछ मिला के ये हो जाएगा। तो देखो ये पॉइंट्स आएंगे मेरे, ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स बनेंगे। अब ये 4 पॉइंट आपके ये वाले होंगे, ठीक है। तो चलिए मैंने ग्राफ से भी एक बार आपको बता दिया, और आपका कॉमन रीजन ये है, तो मुझे सिर्फ ये 4 पॉइंट लेने हैं। आओ अब आगे चलते हैं। हमें क्या कह रहे जी, ए मैन इन्वेस्ट 12,000 एट 10% पर एनम एंड अनदर सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम फॉर 1 ईयर, टोटल इन्वेस्टमेंट इज 14% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट बतानी है। तो देखो जी हम इसको जरा ऑप्शन से कर लेते हैं, और मैं बी को चेक कर रहा हूं, पहले बी को चेक कर रहा हूं। तो मान लिया पहला 12,000 है, तो 12,000 का 10%, एक साल का तो 1200 आ गया, फिर दूसरा हिस्सा अगर एक 12,000 है तो दूसरा 8,000 बनेगा, फिर 8,000 का 20%, तो ये 1,600 हो गया, दोनों का टोटल हो रहा है 2,800। अब ये देखो कि 12,000 का 14% पे भी 2,800 ही आ रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर है, ठीक है जी। चलिए जी आओ जी, क्या कह रहे जी, डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम इन्वेस्टेड ऑफ ₹1,500 फॉर 3 ईयर इज ₹18। अच्छा आपको देखो जी एक रेट R1 है, टाइम 3 साल है, मान लिया एक दूसरा रेट R2 है, अब इनका डिफरेंस क्या है 18 है, तो आपको कह रहे हैं रेट में डिफरेंस क्या है। तो देखो यहां से मेरा क्या हुआ, 3P R1 माइनस R2, 3P कॉमन है दोनों में, 100 भी कॉमन है, उस 100 को मैं उधर ले जा रहा हूं, 3 साल का है ना। डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम इन्वेस्टेड 1,500 रुपए है, प्रिंसिपल भी 1,500 रुपए है, प्रिंसिपल भी, वो भी अभी डाल देंगे। तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो गया 1,800 तो है ही, और अपॉन में 3 इंटू 1,500 तो 4,500 हो जाएगा। तो अब 1,800 को डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 4,500, तो ये आ रहा है 0.4। तो आपसे पूछा था रेट का डिफरेंस, तो रेट का डिफरेंस ए हो गया जी हमारा 0.4, ठीक है जी। चलिए जी 0.4%। अब बढ़ते हैं जी 12th क्वेश्चन की तरफ। इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन है, का फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 10,000 विच इंटरेस्ट इज पेबल 5% पर एनम हाफ ईयरली। तो पहली बात तो इफेक्टिव रेट के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 100 1 प्लस R बाई 100M,
अब m तो यहाँ पे 2 है और t1 है, तो बस अब हमने क्या करना है, 5% था तो 5/200 प्लस 1 इंटू करके एक बार इक्वल -1 गुणा में 100 इक्वल करके देखते हैं जी। 5 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 इंटू करके -1 गुणा में 100 इक्वल 5.0625। तो ए आंसर हो गया जी 5.0625। चलिए 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में क्या है जी, फाइंड द इफेक्टिव रेट। फिर से इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार पेबल क्वार्टरली है, तो 100 तो रहेगा ही, 1 प्लस 10/400, 400 है ये कि पावर 4 माइनस 1। अब हम करेंगे 10/400 प्लस 1 इंटू करके 3 बार इक्वल -1 गुणा में 100 इक्वल, तो 10 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू करके 1 2 3 -1 गुणा में 100 इक्वल 10.38। 10.38 दैट इज 13 का ए। चलिए जी, अब आपको कह रहे व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर व्हेन प्रेजेंट पॉपुलेशन 25,000 है और पहले साल 3% बढ़ी, फिर 4% बढ़ी, फिर 5% बढ़ी। तो इसमें आपको क्या करना है, 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%। करो जी, 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%, 28,119। इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है ये, तो 28,119 दैट मीन्स 14 का ए। चलिए जी 15 पे आ जाइए। क्या है जी, वैल्यू ऑफ ए स्कूटर इज 10,000। अभी 10,000 है, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 7 ईयर इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। 10% पर एनम। तो हमें क्या करना है जी, डेप्रिसिएशन है तो 10,000, 1 डेप्रिसिएशन की वजह से माइनस होगा तो 10,000, 0.9 की पावर 7। तो अब हम करेंगे 0.9 इंटू करके 6 टाइम इक्वल गुणा में 10,000 इक्वल। तो हमने किया जी 0.9 इंटू करके 1 2 3 4 5 6 गुणा में 10,000 इक्वल 4,782.96 रुपये। ये रहा जी ए। तो 15 का आंसर हो गया जी ए। चलिए जी 16 नंबर क्वेश्चन है जी, का जी सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पे, तो P इंटू रेट 10% है। अच्छा, टाइम निकालना है, 0.125 P के बराबर है, P से P कट गया तो T आ जाएगा 10 इंटू 0.125 1.25 ईयर, दैट मीन्स 16 का भी ए है बच्चों। 16 का भी आंसर क्या हुआ, ए। आओ जी 17 की बात कर लेते हैं। आपको कह रहे हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट ₹6 लाख। एक्यूमुलेशन है तो फ्यूचर वैल्यू है इसका मतलब। एट द एंड ऑफ 10 ईयर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, 10% का रेट है और मुझे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कैपिटल आर निकालना है। तो जी फ्यूचर वैल्यू 6 लाख रुपए है, तो कैपिटल आर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई, तो कैपिटल आर इंटू ये वैल्यू दी हुई है तो 2.59374 माइनस 1 अपॉन में 10% का रेट है तो 0.1 हो जाएगा और इनटू में कैपिटल आर। तो बस जी हमें कैपिटल आर निकालना है, तो ये 0.1 यहां गुणा होगा तो 60,000, एक जीरो नहीं आएगी, 60,000 आएगा और डिवाइडेड बाई इसमें से ये माइनस होगा 1.59374 से डिवाइड कर देंगे। तो करो जी 60,000 को डिवाइड 1.59374 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है जी 37,647।
0.29, तो सी आंसर है जी। ठीक है जी, सी आंसर हो गया जी हमारा। आइए जी, आपको कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर इज 21, इंटरेस्ट रेट 5% है, प्रिंसिपल बेटा 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है डी डिवाइडेड बाई आई इक्वल, तो यानी कि 21 को डिवाइड करो 0.05 डिवाइडेड बाई 0.05 इक्वल, तो 21 डिवाइडेड बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 0.05 इक्वल 8400। 8400 बोले तो डी 18 का है जी हमारा डी। चलिए जी 19 की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए स्कूटर इज 7290, इफ इट्स वैल्यू डिक्रीजेज एवरी ईयर बाय 10%, ठीक है जी, देन इट्स वैल्यू बिफोर 3 ईयर। ठीक है, तो दो तरीके हैं, आप गो बाय चॉइस भी कर सकते हो, 10% का रेट है तो करके देखो 3 साल में, या फिर आप मान सकते हो कि प्रेजेंट वैल्यू 7290 है, इनिशियल की मुझे पता नहीं थी, और 1 माइनस 10/100 की पावर 3, तो यानी कि P 0.9 की पावर 3, तो इस 7290 को इससे डिवाइड कर दो, और नहीं तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि 10,000 माइनस 10% माइनस 10% माइनस 10% करोगे तो भी यही आएगा। करके देखो एक बार, 10,000 माइनस 10% माइनस 10% माइनस 10%, इससे भी वही बनेगा आंसर, 10,000 माइनस 10% माइनस 10% माइनस 10%, 10,000 माइनस 10% माइनस 10% माइनस 10%, यही आपका 7,290 आ रहा है। और इसको भी जब सोल्व करके करोगे तो भी आपका आंसर यहां से 10,000 निकलेगा। ठीक है, 7,290 को अगर इससे डिवाइड कर दोगे तो 0.9 की पावर 3 से करके देखो, 0.9 इंटू करके 2 बार इक्वल 0.729 आ रहा है, तो देखो वही आ जाएगा जी 10,000। ठीक है, चलिए जी ए आंसर है जी 19 का। आओ जी 20 की बात करते हैं। मिस्टर एक्स लेंट सम अमाउंट एट 4% सिंपल इंटरेस्ट एंड ही ऑब्टेन्ड 520 लेस देन ही लेंट इन 5 ईयर, द सम लेंटेज। ठीक है जी, तो मान लिया उसने, यार देखो, मान लिया उसने P रुपया उधार लिया था, तो P का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं 4% पे 1 साल का, तो ये आ रहा है मेरा P/25, 1 साल का ही निकालना है ना, 5 साल का, तो 5 साल का निकालना है तो फिर P/5। ठीक है, फिर आएगा हमारा क्या, P/5। अब कहे कि जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, जितना पैसा तुमने उधार लिया था उससे 520 कम है, उससे 520 कम है। अब कैसे करेंगे जी, इसको इधर ले जाएंगे, तो P/5 माइनस P इक्वल टू माइनस 520, तो माइनस का 4P/5 माइनस 520, दैट मीन्स P हो जाएगा 520 इंटू 5/4, तो 520 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, 650 रुपये। ये अच्छा क्वेश्चन है, 650 रुपये, यानी कि 20th का आंसर क्या हुआ, 20th का आंसर हुआ हमारा हुआ जी बी। आओ जी 21st नंबर क्वेश्चन है, आपको कह रहे जी 8,829 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, एक में 4% का इंटरेस्ट है, एक में 6% का है, एक में 8% का है 5 साल के बाद। ठीक है, अब कहे कि उनकी जो पैसा लगाया था अलग अलग में, उनकी अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो एक तो ये है कि मैं इन सबको अगर ऐड कर रहा हूं तो इट शुड बी इक्वल टू 8829, तो अगर आप इसकी पहली ऑप्शन ऐड कर रहे हो तो वो 8829 के बराबर आ रहा है, ना तो ये 8829 आ रहा है, ना ये आ रहा है, ना ये आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा यहां तो कंफर्म ये हो गया। बट अगर एग्जाम में आपके पास ऐसा आ जाता है कि किन्हीं दो का सम 8829 हो रहा होता, तो फिर मुझे निकालना पड़ता। मैं क्या करता, मैं ये करता कि 3060, फिलहाल तो मेरा आंसर बन चुका है, मैं आगे के लिए बता रहा हूं, 3069 का मैं निकालता, 4% 5 साल पे, तो गुणा 20% कर दो, तो 3069
गुणा 20% कर दिया तो 613 रुपए 8 पैसे आ रहा है। फिर 2970 का 20% कर दो, 2970 का 20% किया तो 594 आ रहा है। ठीक है जी, एक बार दोबारा देखते हैं। 2970 का, अब इस बार 20 नहीं है, सॉरी, इस बार 24% कितना है, 5 साल में है, यहां 6 साल में है, तो यहां 6 साल में है तो 24% करेंगे, तो 2970 का 24%, तो ये आ रहा है 712 रुपए 80 पैसे। फिर 2790 का 8 साल है, 4% है, तो अब 32% करेंगे, तो 2790 का 32%, तो ये आ रहा है 892 रुपए 80 पैसे। अब देखो, अगर मैं 3069 में ये जोड़ दूं तो अब ये तीनों अमाउंट बराबर है, ये कहने का मतलब था। तो 3069 में अगर जोड़ूं 613 रुपए 80 पैसे, तो ये आ रहा है 3682 रुपए 80 पैसे। अब अगर दूसरे वाले में ये जोड़ दूं 712 रुपए 80 पैसे, 2970 में जोड़ दूं 712 रुपए 80 पैसे, तो देखो वो भी वही आ रहा है, ये मतलब था कहने का। अब अगर तीसरे में ये जोड़ दूंगा तो वो भी वही आएगा, तो ए आंसर है। लेकिन ये सब तुम्हें तब करने की जरूरत है अगर इसका सम कहीं एक से ज्यादा जगह पे सेम आ जाता, यहां तो फिलहाल एक पे ही सेम था तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। चलिए जी, 22 बॉन्ड का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहा है जी 1000 का बॉन्ड है, एनुअल डिविडेंड आ रहा है 8.5% का, और 10 साल में रिडीम हुआ है। कितने साल में जी, 10 साल में रिडीम हुआ है। तो पहले 1000 रुपए का 8.5% निकालो, 85 रुपीज आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये 85 आपको 10 साल तक मिलता जाएगा, लेकिन वो तो तब मिलेगा ना जब बॉन्ड परचेज करोगे। अब आपको बताना है आज का परचेज प्राइस, तो पहले मैं क्या करूंगा, एन्युटी बन जाएगी इस 85 रुपीज की, और 8% का रेट है 1.08 की पावर -10 है, अपॉन में 0.08, और फिर 1000 की प्रेजेंट वैल्यू बनाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो जाके आपको बॉन्ड का परचेज प्राइस आएगा। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, 1.08 डिवाइड करके 10 टाइम इक्वल करेंगे, और फिर जीटी करेंगे इनटू 85 इक्वल करेंगे, करके देखते हैं जी। 1.08 डिवाइड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जीटी किया, गुणा में 85 किया, ये आ रहा है 570 रुपए 35 पैसे। अब इसको करेंगे जी, तो मेमोरी पहले जीरो कर लेना, 1.08 डिवाइड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और गुणा में 1000, ये आ रहा है 463 रुपए 19 पैसे। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, 570.35 इसमें जोड़ देता हूं, तो 1033 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1033.54 ही आ रहा है एग्जैक्ट, तो मेरा बी आंसर है। ठीक है जी, ये हमारा 22 हुआ। आइए जी 23 की तरफ। कह रहे जी मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर 10 ईयर्स, सपोज इंटरेस्ट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली का है, फ्यूचर वैल्यू बतानी है। ठीक है जी, तो आपको फ्यूचर वैल्यू बतानी है, तो जी कि स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे बोला है तो एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे, 10,000 1.08 की पावर 10 -1 अपॉन में 0.08 और गुणा में 1.08, 1 प्लस आई करते हैं ना फॉर्मूले में। चलो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हमने किया जी 1.08 गुणा करके 9 टाइम इक्वल कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 डिवाइडेड बाई 0.08 गुणा में 10,000
गुणा में 1.08, ये आ रहा है जी 15645, 156,454.87, 15645, 15645, तो ये हो रहा है जी ए। तो जी 23 का हमारा आंसर हो गया ए। चलो जी 23 हुआ। आइए जी 24 की तरफ बढ़ते हैं। कहा है जी 3 गर्ल्स एंड 5 बॉयज आर टू बी सिटेड इन ए रो सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो देखिए जी गर्ल पे कंडीशन है, तो हम पहले बॉयज की पोजीशन बना लेंगे। अब बॉयज 5 है तो 5 फैक्टोरियल, अब गर्ल्स की पोजीशन ये 6 बनेगी, तो N2 में 6p3, तो 5 फैक्टोरियल 120 और ये भी 120 ही आएगा, तो 120 इंटू 120 14,400 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ए आंसर है। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं जरा। ट्वेंटी फिफ्थ आपको कह रहे जी हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स which is not divisible by 5, which is not divisible by 5 given that it is a 5 digit number। तो देखो प्यारे बच्चों 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है और क्या डिविजिबल बाई 5 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे जो है 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई एक आएगी। और आगे देखो आपके पास कितने डिजिट बची है, 4 डिजिट बची है, डिजिट तो 5 बची है प्लेस 4 है, तो इनटू में 5p4 कर दो, या फिर यहां पे 5 यहां पे 4 यहां पे 3 यहां पे 2 कर दो। ठीक है, तो 600 आंसर आ जाएगा जी हमारा, इट इज सी आंसर है। ठीक है जी, चलिए जी बात करते हैं जी जरा 26th की। हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ 3 पीपल कैन बी फॉर्म फ्रॉम 5। कॉम्बिनेशन है जी ग्रुप का मतलब, तो हम करेंगे जी 5c3, तो 5 4 3 अपॉन में 3 5c3 है, 3 2 1, तो 3 से 3 कट गया, 2 2 जा 4, तो 10 आंसर आ गया जी, सी आंसर है जी। चलिए जी कह जी इन हाउ मेनी वेज कैन 4 people be selected at random from 6 boys and 4 girls if there are exactly 2 girl। तो देखो जी 2 गर्ल है तो इसका मतलब 2 बॉयज होंगे, तो 4c2 इंटू 6c2, तो 4 इंटू 3 2 इंटू 1 6 इंटू 5 2 इंटू 1, अब ये 4 कट गया, 90 आंसर होगा जी, इट विल बी 90। तो हमारा ए आंसर है जी। चलिए जी आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। का जी NP3 और NP2 का रेशो, तो देखो जी NP3 बोले तो n n-1 n-2 तीन स्टेप तक खोलना है, और NP2 बोले तो n n-1, और का ये 2:1 है तो n n-1 कट गया, तो n हो जाएगा 4, तो दैट इज ए। तो 28 का हमारा आंसर क्या बन रहा है बेटा, 28 का हमारा आंसर बन रहा है ए। चलो जी हम बात करते हैं जी जरा 29 की। 29 में क्या कह रहे हैं, 29 में हमें कहा है सम लाइंग फ्रॉम 100 to 300 विच इज डिविजिबल बाई 4 and 5, मतलब 4 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो 4 से भी डिविजिबल है 5 से भी डिविजिबल है, तो 100, और कहा है सम लाइंग फ्रॉम, तो देखो ऐसा पहला नंबर 4 से और 5 से कटने वाला 100 होगा, फिर 120 होगा, फिर 140 होगा, और लास्ट में 300 होगा। ठीक है, तो इसमें मैं पहले n निकाल लूंगा, l माइनस ए प्लस डी बाई डी से, तो 300 माइनस 100 प्लस 20 बाई 20, तो 220 बाई 20 कितना, 300 माइनस 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 11 आ रहा है जी हमारा, तो n हमारा 11 हो गया। अब सम चाहिए,
तो 11/2 a प्लस एल, तो 100 प्लस 300, तो यानी कि 11 इंटू 200, तो 11 इंटू 200 दैट इज 2200 आंसर है, 2200 दैट इज सी। ठीक है जी, तो 29th का हमारा आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, सी। आइए जी 30 की तरफ बढ़ते हैं। दो एपी है, उनके सम में रेशो ये दिया है, अब उनकी 10th टर्म में रेशो पूछा है। बेटा ऐसे क्वेश्चन में जब सम दे के पूछे रेशो देने के बाद, तो एक शॉर्टकट होता है कि हम जो भी टर्म पूछी है उसके ट्वाइस से एक कम डाल देते हैं। तो यानी कि बस आप x को 19 डाल दो, तो ऊपर 62 हो गया, और 19 इंटू 5 प्लस 5, नीचे 100 हो रहा है, 57 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 31/50। 5 ही है ना क्वेश्चन में, नहीं नहीं नहीं, यहां पे 5x प्लस 3 है, मैंने गलती से ये, तो ये 98 बनेगा। तो फिर आपका आंसर आएगा 31/49, 31/49 दैट इज ए। तो 30 का क्या आंसर हो रहा है बेटा हमारा, 30 का आंसर हमारा ए हो रहा है जी। चलो जी, अब हम देखते हैं जी 31 की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स, 150 स्टूडेंट्स है, 45 पास इन अकाउंट्स, ये सारा डाटा दिया है। 30 इकोनॉमिक्स में पास हुए हैं, 50 मैथ्स में हुए हैं, अकाउंट्स एंड मैथ्स के भी दिए हुए हैं, मैथ्स और इको के दिए हुए हैं, 35 बोथ अकाउंट एंड इको के भी दिए हैं, और 25 सबके भी दिए हैं। तो नंबर ऑफ, तो बस कुछ नहीं करना, फिर तो फॉर्मूला लगाना है, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला। तो पहले मैं तीनों को जोड़ दूंगा, तो 45 अकाउंट्स में है, 30 इकोनॉमिक्स में है, 50 मैथ्स में है, फिर जो दो दो के कॉमन है 30 को माइनस कर देंगे, 32 को माइनस कर देंगे, 35 को माइनस कर देंगे, और तीनों का कॉमन जोड़ देंगे। ठीक है जी, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पहले तीनों को जोड़ते हैं, फिर दो दो के इंटरसेक्शन माइनस करते हैं, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन जोड़ते हैं। तो चलो जी कर लेते हैं, 45 प्लस 30 प्लस 50 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 32 माइनस 35 प्लस 25, तो ये हमारा आ रहा है जी 53। 53 बोले तो बी आंसर है। चलिए जी 32 की तरफ चलते हैं। कहा जी ए सेट है ये, अब इसमें देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए खुद के साथ होता है। अब इसमें 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं बनेगा, ये बनेगा सिर्फ रिफ्लेक्सिव। तो 32 का बनेगा सी, 32 का बनेगा सी। चलिए जी 33 की तरफ आ जाओ। कहा जी लेट ए बी द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड लेट x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए। मतलब एक तरह से जो a सेट है वो कुछ इस तरीके का है, इसमें सारे स्क्वायर्स है। अब कहां आएगा, तो देखो अगर मैं 2 को जोड़ता हूं 1 और 4 को, तो 1 और 4 का सम 5 आ रहा है, तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ना तो ये आंसर होगा, ऐसे ही डिफरेंस वाला भी नहीं होगा, ऐसे ही डिवाइड वाला भी नहीं होगा, लेकिन इनटू वाला जरूर होगा। किन्हीं भी 2 स्क्वायर की गुणा करके देखो, 1 इंटू 4 किया 4, वो यहां पे अवेलेबल है, 4 इंटू 16 करूंगा 64, 64 भी इसमें जरूर आएगा, इसलिए इसका आंसर है जी डी। चलिए जी 34 की बात करते हैं। फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी 32 है, तो ए आर की पावर 4 32, थर्ड टर्म 8 है, तो अगर डिवाइड करूंगा तो आर स्क्वायर 4 हो गया, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 2। चलो अब अगर आर की वैल्यू मैं 2 लेता हूं, तो a इंटू 4 8, तो a की भी 2। अब आपको कह रहे हैं सिक्स्थ टर्म बताओ, तो सिक्स्थ टर्म बनेगी ए आर 5, तो 2 इंटू 2 की पावर 5 यानी कि 64। अब 64 नहीं है यहां पे, लेकिन ये करेक्शन है, आईसीआई ने जो अपनी आंसर बुकलेट निकाली है उसमें डी आंसर है, तो आपको ये करेक्ट करना है। ठीक है जी, तो यहां पे ये मिसप्रिंटिंग है, तो इट विल बी 64। आइए जी
अब कह रहे कि ये देखो ये भी जीपी है, तो कौन सी टर्म 2048 है? तो देखो फर्स्ट टर्म मेरी 2 है, कॉमन रेशो मेरा 2 है, और लेट nth टर्म 2048 है, तो 2 इंटू टू टू दी पावर n माइनस वन, तो 2 टू दी पावर n माइनस वन हो गया 1024। अब 1024 बनेगा 2 टू दी पावर 10, ये बनेगा जी हमारा 2 टू दी पावर 10, तो n माइनस वन 10 बना, तो n की वैल्यू 11, तो दैट मीन्स हमारा आंसर आ गया जी सी। कौन सा आंसर आ गया? सी। चलिए जी 36 की बात करते हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस 1 2 3 4 5, तो प्रॉपर सबसेट होते हैं 2 टू दी पावर n माइनस वन, खुद को छोड़ के, तो यानी कि 31 आंसर होगा, क्योंकि 2 की पावर 5 माइनस वन करेंगे, तो 36 का बना जी बी। आइए जी 37 की तरफ चलते हैं। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x होगा, और डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट होगी 0 से 1, तो पहले मैं 1 डालूंगा, तो e की पावर 1 e की पावर माइनस वन, फिर माइनस करके 0 डालूंगा, e की पावर 0 माइनस e की पावर माइनस 0। ठीक है जी। अब देखो ये दोनों तो 1 ही होंगे, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो e माइनस ई की पावर माइनस वन आंसर होगा, तो दैट मीन्स 37 का ए। 37 का आंसर हमारा क्या हुआ बच्चों? ए। चलिए जी 38 की तरफ आ जाइए। का जी एफ एक्स दिया हुआ है और एफ डैश वन ये है, तो अगर मैं एफ डैश एक्स करूंगा तो k इंटू एक्स की पावर, अब एफ डैश वन 10 है, तो मैं x की जगह पे 1 डालूंगा, तो k इंटू वन 10, तो k की वैल्यू पूछी है, तो k की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? k की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10। दैट मीन्स ए आंसर है जी, 38 का आंसर ए। चलिए जी ये क्वेश्चन है जी, तो dy बाई डी एक्स करेंगे, तो पहले e का एज इट इज होगा, लेकिन फिर हम nx का भी करेंगे तो एक n आएगा, यहां पे करेंगे तो b एक माइनस n आएगा। अब एक बार और करेंगे तो ये एक n और आएगा, और ये हो जाएगा bn स्क्वायर e की पावर माइनस एन एक्स। तो अब अगर मैं n स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा a e की पावर एन एक्स प्लस, यानी कि n स्क्वायर वाई, तो हमारा आंसर क्या बन गया बच्चों? आंसर बन गया जी n स्क्वायर वाई। ठीक है जी। आइए जी 40 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में भी आया हुआ है, अब इस बार इन्होंने इसमें भी दिया है, तो इसको पहले हमें क्या करना है? पहले मैंने इसको लिख लिया 2 क्यूब एक्स, इसको लिख लिया 3 स्क्वायर एक्स, और ये तो 5 टू दी पावर एक्स है ही। अब देखो 8 और 9 और 5, तो 8 इंटू 9 इंटू 5, ये हो गया 360, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 360 टू दी पावर एक्स अपॉन में log 360 प्लस सी। अब क्या किया, इस 360 को फिर से वही लिख दिया जो क्वेश्चन था, अपॉन में log 360 प्लस सी, 2 टू दी पावर 3x, 3 टू दी पावर 2x, 5 टू दी पावर x अपॉन log 360, दैट मीन्स b। तो 40 का आंसर हमारा हो गया जी b। चलिए जी नाउ दैट्स कंप्लीट अवर मैथ सेक्शन। आइए जी हम 41 की बात कर लेते हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट शुरू हो रहा है। आपको कह रहे फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। अब देखो जी पहले 3 है फिर 15 है, इस तरह से आ रहा है, तो अगर मैं देखूं तो ये 2 स्क्वायर माइनस 1 है, ये 4 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो यहां होना चाहिए 6 स्क्वायर माइनस 1, यहां 8 स्क्वायर माइनस 1, यहां 10 स्क्वायर माइनस 1, यहां 12 स्क्वायर माइनस 1, तो आपके मिसिंग है 6 स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स 35। तो हमारा आंसर है जी बी। ठीक है जी। अब देखो जी आपको कह रहे हैं इसके मिसिंग टर्म बताओ, तो इसमें भी सेम ही बन रहा है, क्यूब वाला बन रहा है। ये बन रहा है जी 2 क्यूब माइनस 1, 3 क्यूब माइनस 1, 4 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब माइनस 1,
6 क्यूब माइनस 1, 7 क्यूब माइनस 1, तो 8 क्यूब माइनस 1, तो 8 क्यूब होता है 512। अब उससे एक कम करेंगे तो 511 विल बी दी आंसर। तो 42 का डी। चलिए जी 43 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कहा जी फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है जी, अब देखते हैं इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। हमें कह रहे जी 3 है, 7 है, 15 है, 63 है, 127 है। तो देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3 इंटू 2 प्लस 1, 7 हो गया। ठीक है, फिर 7 इंटू 2 प्लस 1 8 हो गया, 15 हो गया। फिर 15 इंटू 2 प्लस 1 इट शुड बी 31। आगे भी वही हो रहा है, देखो 13 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1 आगे चल रहा है जी, वही चल रहा है जी। ठीक है जी, तो चलिए जी हमारा आंसर बनेगा 31। तो 43 का आंसर है हमारा बी। आओ जी, आपको कह रहे जी 44 में ओड मैन आउट बताओ। देखो बेटा यहां पे मेरा क्या बन रहा है, अगर ध्यान से देखे 3 इंटू 1 प्लस 1 हो रहा है 4, फिर हमारा 4 इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है 10। ठीक है जी, फिर हमारा होना चाहिए 10 इंटू 2 प्लस 3 33 होना चाहिए। यहां पे 32 आ रहा है, साथ में अगर मैं 33 लेके चलूं तो 33 इंटू 4 प्लस 4, देखो क्या ये आ रहा है 33 इंटू 4 प्लस 4 बिल्कुल आ रहा है 136। फिर अगर 136 इंटू 5 प्लस 5 करूं तो ये आना चाहिए, आ रहा है जी। फिर 685 इंटू 6 प्लस 6 करूं तो ये आना चाहिए, वो भी आ रहा है जी। तो इसका मतलब हमारी कौन सी टर्म गलत है जी, 32 हमारी ओड मैन आउट है, इट शुड बी 33। आइए जी, कहा जी 253 का मीनिंग है बुक्स आर ओल्ड। क्या कह रहे हैं जी, हमें कहा है जी बुक्स आर ओल्ड। अच्छा, आगे क्या कहा जी, 546 का मीनिंग है, 546 का मीनिंग है मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड। 378 का मीनिंग है बाई गुड बुक्स, बाई गुड बुक्स। अब आपको कह रहे हैं आर किसके लिए स्टैंड कर रहा है। अब अगर देखो जी बुक्स आर ओल्ड, अब देखो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो यहां पे देखूं तो ओल्ड यहां भी है, ओल्ड यहां भी है, और दोनों में कॉमन है 5। तो यानी कि ओल्ड के लिए तो 5 यूज हो रहा है। ओल्ड के लिए क्या यूज हो रहा है जी, ओल्ड के लिए यूज हो रहा है 5। अब आगे चलते हैं, मैन इज ओल्ड, इस साथ में एक बुक्स और यूज हो रही है, यहां पे बुक्स और यहां पे बुक्स। तो बुक्स के लिए क्या है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2 5 3 3 कॉमन आ रहा है जी। तो बुक्स के लिए 3 हो रहा है। अब बुक्स का और ओल्ड का तो आ गया, बुक्स का 5 है, ओल्ड का 3 है, तो आर का क्या बनेगा 2। आर के लिए क्या यूज हो रहा है फिर 2। तो 45 का हमारा आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 45 का हमारा आंसर बना जी 2। आइए जी 46 की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं, हमें कहा जी नेहा वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हर हाउस, 2 किलोमीटर वेस्ट में गई। मान लिया यहां पे थी तो 2 किलोमीटर गई इधर, ये इनिशियल था। देन सी टर्न साउथ, साउथ में गई 4 किलोमीटर। फाइनली सी मूव्ड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, चलिए जी ये 3 किलोमीटर ईस्ट गई।
और फिर का फिर से 1 किलोमीटर वेस्ट गई, तो ये फाइनल हो गई, तो यहां पे आ गई जी। अब का है हाउ फार इज सी फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट, तो ये डिस्टेंस है जी। अब ये तो 4 किलोमीटर है, तो ये भी 4 किलोमीटर होगी, तो हमारा आंसर बनेगा सी। ठीक है जी, तो आंसर बन गया जी सी। चलो जी यहां से आगे चलते हैं जी, 47 की बात करते हैं। का जी श्वेता जो है 75 मीटर नॉर्थ में गई, तो मान लिया यहां से स्टार्ट हुई जी वो, और 75 मीटर चलो यहां से मान लेते हैं नॉर्थ में गई। फिर का सी टर्न टू लेफ्ट एंड वॉकिंग अबाउट 25 मीटर, तो चलो इधर गई जी लेफ्ट में 25 मीटर। टर्न लेफ्ट अगेन, तो इसका लेफ्ट होगा जी आगे यहां पे, और 80 मीटर गई। देन सी टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर ये ऐसे जाता और यहां पे 80 हुआ है, तो ऐसे वो मूव कर रहा था, तो ऐसे ऐसे जाते जाते राइट पे 45 पे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ऐसे मूव करेगी वो राइट साइड, इधर अपने राइट। तो अगर देखे तो ये कौन सी होती है जी, ये होती है जी साउथ वेस्ट, तो आंसर हमारा बी होगा जी। 47 का आंसर क्या बन रहा है जी, 47 का आंसर बन रहा है जी बी। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं। 48 क्या कहा जी, वरुण फेसिस टुवर्ड्स नॉर्थ टर्निंग टू हिज राइट। वरुण जो है यहां पे इसका फेस इस साइड पे था, नॉर्थ की साइड पे। अब का टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 मीटर, मतलब यहीं से टर्न हो गया, चलो 25 मीटर गया। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, तो इसका लेफ्ट ऊपर होगा, ये 30 मीटर गया। नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर टू हिज राइट, तो राइट इधर गया जी, 25 मीटर इधर गया। ही देन टर्न टू हिज राइट अगेन एंड वॉक्स 55 मीटर, वो अपने राइट गया और 55 मीटर चला, तो मान लिया वो यहां पे आ गया 55 मीटर। ठीक है जी, और इसने यहां से चलना शुरू किया था। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो ये डायरेक्शन है। तो अगर हम देखें तो एक डायरेक्शन ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो रही है जी, ये डायरेक्शन हो रही है जी साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन हो रही है साउथ ईस्ट। तो 48 का हमारा क्या बन रहा है जी, साउथ ईस्ट, दैट मीन्स ए। 48 का ए, 48 का ए। ठीक है जी, 48 का हमारा आंसर बन रहा है ए। चलिए जी 48 के बाद बात करेंगे बेटा 48 का ए। चलिए 49 में क्या कह रहे हैं, एक बार हम 49 देखते हैं। पंकज इज फेसिंग वेस्ट, ठीक है जी, पंकज वेस्ट को फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ जी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अच्छा, आपको कहा है वो फेसिंग वेस्ट है। ही टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो जी, इधर को था 45 डिग्री क्लॉकवाइज में गया, तो क्लॉकवाइज बोले तो ये मान लिया ये हो गया जी 45 डिग्री। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, अगेन टर्न 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। तो देखो जी यहां तक 45 था, ये 45 और गया, तो ये 90 गया, तो 45 प्लस 90। अब इसके बाद में 45 135, फिर एक 45 और गया, तो मतलब एक तरह से ये पोजीशन बन रही है उसकी, अभी ये पोजीशन बन रही है। ठीक है जी, अब यहां के बाद क्या कह रहे हैं, आफ्टर दैट ही टर्न 270 डिग्री इन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। यहां के बाद बोला वो 270 एंटी क्लॉक गया। तो अब देखो 270 एंटी क्लॉक जाने का मतलब, अगर मैं इसको एंटी क्लॉक में लेके जाऊं
तो देखो बेटा 45 ये 90 ये, तो 45 और 90 हो गया 135, और 135 के बाद 90 ये, तो 135 प्लस 90 225, और इसमें 45 और, तो मतलब ये पोजीशन बनेगी, ये पोजीशन बनेगी। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए फाइंड इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। हमने क्वेश्चन, तो ये कौन सी पोजीशन है, ये बनेगी हमारी साउथ वेस्ट, ठीक है, यही कर रहे थे साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट बन रही है यानी कि सी, तो 49 का आंसर हमारा बना जी सी। आइए जी 50 की बात कर लेते हैं, 50 की बात कर लेते हैं जी। क्या कह रहे हैं जी, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, एक मैन है नॉर्थ फेस कर रहा है, ही टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी, 45 डिग्री क्लॉकवाइज में गया, तो चलो ये हो गया जी क्लॉकवाइज ऐसे, अच्छा, एंड देन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो ये 45, ये 90, 135 और ये 45, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, 45 ये 90 ये 45 ये, ठीक है, ये क्लॉकवाइज बन रही है। अब कहा इसके बाद में इन द सेम डायरेक्शन देन 45 डिग्री एंटी क्लॉक, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉक का मतलब 45 डिग्री एंटी क्लॉक का मतलब ये ऐसे, तो अब तो साउथ हो जाएगी, क्या हो जाएगा जी साउथ। आपसे यही पूछा है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो 50 का आंसर हमारा बनेगा डी, 50 का आंसर बनेगा जी डी। चलिए जी 50 का डी। आइए जी 51 की बात करते हैं। आपको कह रहे हैं ए पी आर एक्स एंड जेड आर सिटिंग इन ए रो, एस एंड जेड आर इन, अब देखो ये 6 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 3 4 5 6, ये 6 बंदे हैं। अब आपको कह रहे हैं एस एंड जेड आर इन सेंटर, तो या तो ये बनेगा या ये बनेगा, जेड और एस। अच्छा, इसके बाद में क्या कह रहे हैं, ए एंड पी आर एट द एंड्स, ए एंड पी आर एट द एंड्स, तो यहां ए और यहां पी, या फिर यहां पी और यहां ए, ठीक है। अब आगे क्या कहा, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, आर जो है ए के लेफ्ट बैठा है, तो आर जो है ए के लेफ्ट बैठा है, तो इसका मतलब ये तो बनेगा नहीं फिर, तो फिर यहां पे ए था, यहां पे आर आ जाएगा। कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, तो ये 1 2 3 4 हो गए, ये पी यहीं पे है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, ए आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो कौन बच गया बेटा, अभी एक्स बच गया, तो इसका मतलब एक्स यहां बैठेगा, एक्स यहां बैठेगा। अब आपसे पूछ रहे हु इज टू द राइट ऑफ पी, तो राइट ऑफ पी कौन हुआ, राइट ऑफ पी हुआ जी एक्स, राइट ऑफ पी हुआ एक्स, तो 51 का बी। चलिए जी 52 की बात कर लेते हैं। आपको कह रहे ए बी सी डी सिटिंग ऑन ए बेंच, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए जो है बी के नेक्स्ट बैठा है, तो चलो बनाते हैं, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, तो ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी जो है सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, अच्छा, तो सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी भी बना लेंगे, आगे देखते हैं। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, डी ई के साथ नहीं बैठा है, एंड हु इज ऑन द लेफ्ट हैंड ऑन द बेंच, तो ई तो लेफ्ट हैंड पे है ही,
तो यहां पे ई ले लिया. हु इज ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच? सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम राइट. तो सी फ्रॉम सेकंड पोजीशन फ्रॉम राइट का मतलब है यहां पे मैं डी ले लूंगा. ठीक है. ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई. ठीक है. ए जो है बी के भी और ई के राइट पे है, तो यहां पे ए यहीं रहेगा. ठीक है. ए एंड आर सी आर सिटिंग टुगेदर. ए और सी एक साथ भी बैठे हैं. इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग. ठीक है जी. तो ए बैठा है बी एंड सी के बीच में. ए बैठा है बी एंड सी के बीच में. तो 52 का बी. 52 का बी. चलो जी 53 की बात कर लेते हैं. कह रहे जी देयर आर 4 चिल्ड्रन पी क्यू आर एस सिटिंग इन ए रो. पी ऑक्यूपाइज सीट नेक्स्ट टू क्यू. पी की सीट जो है नेक्स्ट टू क्यू है, बट नॉट नेक्स्ट टू आर. ठीक है. तो पी की सीट जो है क्या बोला है? पी ऑक्यूपाइज 6 सीट नेक्स्ट टू क्यू. तो अगर मैं इसको क्यू ले लूं और इसको पी ले लूं, अब आपको कहा P occupies seat next to Q but not next to R. तो मतलब यहां R तो नहीं होगा, फिर यहां पे R तो नहीं होगा, फिर मैं S को लूंगा. अच्छा. If R is not sitting next to S. अब R X के नेक्स्ट भी नहीं बैठा है. ठीक है. तो यहां पे कौन बचेगा? फिर R यहां आएगा. तो R यहां पे आएगा तो R Q P S. अब आपसे पूछा who is occupied seat next to adjacent of S. तो S के एडजेसेंट कौन हुआ? S के एडजेसेंट हुआ P. S के एडजेसेंट हुआ P. तो 53 का B. 53 का B. चलिए जी हम बात कर लेते हैं जी 54 की. आपको कह रहे हैं जी 6 पर्सन्स है, सर्कल पे खड़े हैं जी. चलिए जी 2 4 6 ये हो गए जी 6 बंदे. पोजीशनिंग कर ली. B इज बिटवीन D एंड C. B D और C के बीच में है. A इज बिटवीन E एंड C. अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे. F इज टू द राइट ऑफ D. F कह रहे हैं राइट ऑफ D है. तो चलो सारे बेटा हम मानेंगे सेंटर की टुवर्ड्स है. तो F राइट ऑफ D का मतलब यहां पे F हो गया. अब बात कर लेते हैं. अब देखो F या D का कोई ना कोई होगा. B इज बिटवीन D एंड C. B जो है D और C के बीच में है. तो यहां C ले लूं, यहां B ले लूं, क्योंकि इधर तो आ नहीं सकता, यहां F बैठा है. A इज बिटवीन E एंड C. A जो है E और C के बीच में है. तो यहां पे कह रहे E. A बिटवीन E एंड C. तो यहां पे A और यहां पे E. यहां पे A और यहां पे E. अब आपसे कह रहे हैं हु इज बिटवीन A एंड F. तो A और F के बीच में कौन बैठा है बेटा? A और F के बीच में बैठा है E. ऑब्वियसली कौन बैठा है? A और F के बीच में बैठा है E. तो 54 का D. 54 का D. चलिए जी हम बात कर लेते हैं जी जरा 55 की. 55 में क्या कह रहे हैं? 55 में हमें कहा है 5 persons are standing in a line. One of the 2 person at the extreme end is a professor and other is a businessman. चलो जी हम क्या करेंगे जी. मैंने कहा लेट यार ये प्रोफेसर है, ये बिजनेसमैन है, लेकिन उल्टा भी हो सकता है. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे प्रोफेसर और यहां पे बिजनेसमैन. अब आगे देखते हैं. ये प्रोफेसर के लिए P लिख लिया, बिजनेसमैन के लिए B लिख लिया. एन एडवोकेट स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ ए स्टूडेंट. कहा जी एडवोकेट जो है वो स्टूडेंट के राइट है. ठीक है. ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ द बिजनेसमैन. ऑथर जो है बिजनेसमैन के लेफ्ट पे है. तो ऑथर जो है बिजनेसमैन के लेफ्ट पे है, तो फिर ये मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा. यहां पे ऑथर ले लिया मैंने, ऑथर के लिए AU लिख दिया. द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन द प्रोफेसर एंड एडवोकेट. स्टूडेंट जो है प्रोफेसर और एडवोकेट के बीच में है. तो अगर मैं इसको स्टूडेंट ले लूं और इसको एडवोकेट ले लूं, ठीक है, और ये ऑथर है, तो अभी कितने हुए? 1 2 3 4 5. अभी एक और बचा है. आगे एक स्टूडेंट का भी कहा था. का एडवोकेट इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ स्टूडेंट.
ठीक है जी। एडवोकेट भी आ गया, ये रहा राइट ऑफ। ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ द बिजनेसमैन, ये भी हो गया। स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन द प्रोफेसर एंड एडवोकेट, ठीक है, प्रोफेसर और एडवोकेट का भी हो गया, ठीक है। और 5 ही बंदे थे तो 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट द एडवोकेट इज एट विच प्लेस, तो ये वाला तो बनेगा नहीं, तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है बेटा। कौन सी पोजीशन पे है जी? ये हमारा आ रहा है जी थर्ड पोजीशन पे, तो 55 का सी, थर्ड पोजीशन। चलिए जी, हम बात करते हैं जी 56 की। क्या कह रहे हैं जी? पी जो है क्यू की डॉटर है, तो चलो जी क्यू की डॉटर है पी, ठीक है। क्यू, पी इज क्यू डॉटर, क्यू इज आर मदर, तो इसका मतलब जी आर यहां पे होगा, क्यू इज आर मदर, एस इज आर ब्रदर, एस जो है आर का ब्रदर है, ठीक है। हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, तो ब्रदर है ऑब्वियसली। हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, तो एस पी का क्या है, इसका जेंडर डिसाइड नहीं था इसलिए हमने इसका लिया नहीं है, तो एस पी का ब्रदर है, तो 56 का सी, 56 का सी। चलो जी 57 की बात करते हैं। इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, बेटा क्या कह रहे हैं, वाई का जो सन है उसके भी सन का ब्रदर है एक्स, ठीक है जी, का ब्रदर है एक्स। तो अब आपको कह रहे हैं हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो एक्स रिलेटेड टू वाई, तो ऑब्वियसली ग्रैंडसन होना चाहिए, एक्स रिलेटेड टू वाई, क्योंकि बेटे का बेटा है, बेटे का बेटा है, तो इट शुड बी ग्रैंडसन, तो 57 का सी। चलिए जी हम बात करते हैं जी 58 की। 58 में क्या कह रहे हैं, कहा जी पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी जो है वो हस्बैंड है क्यू का, तो इसको एरो से डिनोट करते हैं, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू एंड आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, आर जो है मदर है एस और क्यू की, ठीक है, आर मदर है एस और क्यू की। व्हाट इज आर टू पी, तो आर टू पी तो पत्नी की मदर है जी, इसकी पत्नी की मदर है, तो इसका मतलब सासू मां हुई, तो इट मीन्स मदर इन लॉ, तो 58 का डी मदर इन लॉ। आओ जी 59 की बात करते हैं। 59 में क्या कह रहे हैं, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, whose only sister is mother of C, ठीक है जी, whose only sister, तो इसकी जो सिस्टर है whose only sister is the mother of C, चलो जी इसकी मदर हो गई फिर सी की, ये मदर ऑफ सी, ठीक है। एंड डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, डी मैटरनल ग्रैंड मदर है, तो फिर यहां पे आएगी जी, डी मैटरनल ग्रैंड मदर है, तो ये यहां पे आ जाएगी। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू डी, तो ये देखो इसकी बेटी है और ये या तो इसका बेटा होगा और या बेटी होगी, कौन सा डी पूछा है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू डी, या तो बेटा या डॉटर, या तो बेटा या बेटी। अब देखो बेटा बेटे के बारे में तो दिया नहीं है, तो फिर ऑप्शन के हिसाब से मैं डॉटर को चूज करूंगा, तो हमारा आंसर डॉटर होगा जी। आइए जी मैं बात करता हूं जी 60 की। देखो जी
60 में क्या कह रहे हैं, एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, एक्स और वाई जो है ए के चिल्ड्रन है, एक्स एंड वाई ए के चिल्ड्रन है, ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए फादर ऑफ एक्स है, ठीक है, ए इज द फादर ऑफ एक्स, बट वाई इज नॉट हिज सन, तो इसका मतलब वाई डॉटर होगी फिर। हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, बस यही पूछा है आपसे, हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, तो वाई रिलेटेड टू ए होगा डॉटर, तो 60 का बी। ठीक है जी, आइए जी, चलिए जी हम बात करते हैं जी, अब स्टैटिस्टिक्स पे आ गए हैं जी। नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर आइटम अकर्स इन ए क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, आपको मालूम है कि क्लास में जो जितने बार आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो 61 का बी, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे गलती से कर दिया, बोला फ्रीक्वेंसी ही था, तो सी आंसर है। अच्छा, अब आपसे पूछ रहे हैं कि ओगिव इज एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो ओगिव किसके लिए बनता है, पार्टीशन वैल्यू के लिए बनता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए बनता है, तो 62 का ए। चलिए जी 63, आपको कह रहे जी सी एफ बतानी है 22 30 की, तो चलो सी एफ निकालेंगे, तो ये 4, ये 10, ये 30, ये 38 और ये 41, हमें से 20 से 30 की पूछी है, तो 20 से 30 की आ रही है 30, तो 63 का डी, 63 का डी। चलिए जी 64, हिस्टोग्राम कैन बी सोन एज, रेक्टेंगल से होते हैं जी हिस्टोग्राम, तो 64 का बी, 64 का बी। अच्छा 65, डैश सीरीज इज ए कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात देखते हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल, क्लोज एंडेड कुछ होता नहीं है, ओपन एंडेड कुछ होता नहीं है, तो हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, तो 65 का बी, 65 का बी, 65 का बी। 66, ओगिव किसके लिए होता है जी, क्वार्टाइल के लिए भी होता है, डेसाइल के लिए भी होता है, मीडियन के लिए भी होता है, परसेंटाइल के लिए भी होता है, तो 66 का डी, 66 का डी। 67, हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ, हिस्टोग्राम से कौन निकलता है जी, मोड, तो 67 का बी। 68, data are said to be if the investigator himself is responsible for the collection of data, खुद कलेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा, तो 68 का ए। 69, a suitable graph for representing the parting of total into sub parts in statistics is, बेसिकली जब सब पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो पाई चार्ट होता है, क्या होता है जी, पाई चार्ट, तो 69 का इट शुड बी पाई चार्ट। अच्छा देखो जी 70 में क्या कह रहे हैं कि 15 नंबर का एएम जो है 9 है, तो अगर मैं इन 15 का टोटल कर लूं तो 15 9 जा 135 हो रहा है, और कहा जी एएम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन, तो 9 इंटू 11 99 हो रहा है, अब का एएम ऑफ द रिमेनिंग, तो 135 माइनस 99, तो इट बिकम्स 36। ठीक है, अब बाकी का पूछा है जी, तो बाकी बोले तो पहले 9 का बताया हुआ है, तो अगले 6 का चाहिए, तो डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, दैट मीन्स 70 का बी, 70 का बी, 70 का बी। ठीक है जी, चलिए जी 71 की तरफ चलते हैं, 71 की तरफ चलते हैं जी, क्या कह रहे हैं 71 में, आपको क्या कह रहे हैं, हाँ क्या जी, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन आर इतना, द वैल्यू ऑफ मोड, तो बेटा रिलेशनशिप होती है, मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मीडियन की वैल्यू देखो, मीडियन की 8 है और मोड की 12 है, 0 विल बी द आंसर, तो 71 का ए, 71 का ए, 71 का आंसर हुआ जी ए।
चलिए जी, यहां से आगे देखते हैं बच्चों। 72 में क्या कह रहे हैं आपको, पहले ये देखो। 72 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोजिशनल एवरेज, मीडियन इज ए पोजिशनल एवरेज। चलो 72 का ए। 73 पे चलते हैं। आपको कहा जी फॉर ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे मीन मीडियन तीनों इक्वल होते हैं, तो 73 का ए। 74 वैल्यू ऑफ मीडियन पूछ रहे हैं, तो पहले हम CF बना लेंगे। तो 6 और 9 15, 10 25, 25 और 14 करेंगे 39, 51 और 59। अब मीडियन हो जाएगी 59 प्लस 1/2th, तो 30th, तो 30th पड़ रही है यहां। अब इसके सामने x में है 4, तो अवर मीडियन इज 4। तो जी C, 74 का C। चलिए 75 की बात करते हैं। आपको कह रहे जी इन नंबर का क्वार्टाइल डेविएशन बताना है, तो पहले तो अरेंज करेंगे। 8 के बाद बारी आएगी 15 की, 15 के बाद बारी आएगी 36 की, फिर 38 की, फिर 40 की, फिर 41 की। अब पहले मैं Q1 निकालूंगा, तो ये 6 थे, तो 6 प्लस 1/4, तो 7/4, ये आ रहा है 1.75। तो फर्स्ट पूरा लेंगे 0.75, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो फर्स्ट की वैल्यू 8 है और सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो ये 7 है, तो 0.75 इंटू 7 प्लस 8, ये आ रहा है जी 13.25। अब Q3 करेंगे तो 3 इंटू 1.75, 5.25। तो फिफ्थ कंप्लीट लेंगे, तो फिफ्थ की वैल्यू 1 2 3 4 5 40 है, 0.25। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 41 माइनस 40, तो 40.25। ये Q3 हो गया। अब आपसे पूछा है क्वार्टाइल डेविएशन, तो Q3 माइनस Q1/2, तो जी 40.25 माइनस 13.25 डिवाइडेड बाई 2, 13.5 इज द आंसर। तो जी 75 का आंसर आ रहा है C, 75 का C। चलिए जी हम बात कर लेते हैं जी 76 की। SD ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, तो SD का फॉर्मूला होता है n² माइनस 1/√12, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1/2, तो 2 आंसर हो जाएगा जी। 2 आंसर हो जाएगा, 24/12 2 और 2 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 आंसर है, तो 76 का D, 76 का D, 76 का D। आइए जी 77 का जी प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी रिमेन्स सेम फॉर द लास्ट 10 मंथ, SD ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वुड बी। बेटा जब सारी कांस्टेंट होती है तो SD विल बी 0, तो 77 का C। आइए जी 78 की बात करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बताना है। अगर Q3/Q1, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/4, ठीक है, तो जी देखो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 1/4 के बराबर है। देखो वैसे तो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में इंटू 100 होता है, लेकिन इंटू 100 के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ मैच नहीं हो रहा, तो हम यही लेके चलेंगे। वहां पे इंटू 100 वाला कोई आंसर है ही नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4Q3 माइनस 4Q1, Q3 प्लस Q1, तो Q3 को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3Q3, Q1 को उधर ले जाऊंगा। अब आपसे पूछा है Q3/Q1, तो Q3/Q1 दैट इज 5/3, तो 78 का आंसर A। चलिए जी आगे चलते हैं जी 79 देखते हैं। कह रहे इफ द सम ऑफ द मीन एंड SD ऑफ ए सीरीज इज A प्लस B, if 2 added to each observation of the series then sum of the mean and SD। तो देखो मीन तो 2 बढ़ जाएगा, अगर मैं मीन की बात करूंगा हर एक वैल्यू बढ़ाने पे, तो मीन का सम बढ़ेगा 2, ठीक है,
तो आंसर भी बस सिर्फ 2 ही बढ़ेगा, क्योंकि ऐड करने पे एसडी पे कोई फर्क नहीं होता है। तो हमारा आंसर 79 का ए। चलो जी 80 की बात करते हैं। कहा जी व्हाट इज द मीन ऑफ द एक्स हैविंग द फॉलोइंग डेंसिटी फंक्शन। तो अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो मीन की वैल्यू मेरी 10 आ रही है, तो 80 का हमारा आंसर बी बन रहा है। लेकिन जो आईसीआई ने आंसर रिलीज किया है उसमें शायद ए लिखा है, तो वो तब होगा अगर आपसे एसडी पूछते। अगर एसडी पूछते तो ए होगा, मीन पूछ रहे हैं तो बी 10 होगा। ठीक है, तो ये करेक्शन है। आइए जी 81 में कह रहे मीन एंड वेरिएंस इतना है, तो मीन हो गया 5, वेरिएंस हो गया 3। अब रिलेशन बिटवीन एनपी क्यू पूछा है, एनपी की वैल्यू डालूंगा तो 5Q3, तो Q की वैल्यू 3/5, एनपी की वैल्यू 5 है, मीन 5 है, वेरिएंस 3 है। तो वेरिएंस 3 है तो मतलब NPQ3 हो गया। वैल्यू डाल दी 5Q3 तो Q हो गया 3/5, तो P हो जाएगा 1 - 3/5, तो P हो गया 2/5। अब इसका मतलब P छोटा है Q से, तो 81 का B, 81 का B। चलिए जी 82 की बात करते हैं। कह रहे जी ने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये वैल्यू दी हुई है, अब पैरामीटर पूछा है, तो पैरामीटर का मतलब मीन निकालना है। e की पावर -m कट गया, ये 4 पावर भी कट गई, 1m 4 फैक्टोरियल भी कट गया, m आ गया 5। तो जी पैरामीटर हमारा 5 है जी, तो 82 का D। चलिए जी अब देखो जी 83 की बात कर लेते हैं। 83 में कहा है -1.96 टू 1.96। एक्चुअल में क्या होता है आप ध्यान से सुनो, एक कुछ एरिया होते हैं। अगर मैं म्यू -1.96 से एसडी होता है इसके साथ म्यू प्लस 1.96 एसडी देखूं तो ये 95% एरिया को कवर करता है। एक म्यू माइनस एसडी, थोड़ा थ्योरी पार्ट बता रहा हूं, म्यू माइनस एसडी से म्यू प्लस एसडी तक जाता है तो 68.21 करता है। ठीक है, अगर म्यू -2 से म्यू प्लस 2 करते हैं तो ये हमारा 95.45 करता है, और म्यू -3 से म्यू प्लस 3 करते हैं तो 99.73 करता है। और एक और होता है म्यू -2.58 से म्यू प्लस 2.58, तो अगर ये है तो ये 99% करता है। तो इसमें -1.96 से 1.96 तक चाहिए, तो हमारा 95% वाला आंसर होगा, तो बी आंसर होगा जी। चलिए जी तो 83 का बी हो गया। हम बात करते हैं जी 84 की। कहा है जी टू इवेंट्स आर ए बी सच दैट दे डू नॉट अकर साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली का मतलब दोनों इकट्ठे हैपन नहीं हो रही है, तो ऐसी इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो 84 का बी। 85 का जी एक कॉइन को 5 बार टॉस किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अकर अल्टरनेटली। देखो जी इस तरह से है, हेड टेल हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल हेड टेल। तो देखो जब 1/2 को 5 बार गुणा करूंगा तो यहां 1/32 और यहां भी 1/32, तो 2/32 तो यानी कि 1/16। अब 1/16 कहां है जी, बी आंसर है जी, तो 85 का बी। चलिए जी 86 की बात करते हैं। कहा जी व्हेन 2 डाइस आर शोन साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम छूटा हुआ है, वैसे ये सम ही होगा, आपको क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5। तो देखो कुछ इस तरह से होता है, 2 से लेकर के 12 तक सम जाता है, और सम की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट होती है, 1-1 बढ़ती जाती है, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। फिर इसके बाद कम होती है, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। ठीक है, अब आपको सम 5, सम 5 का मतलब है 1 2 3 4, ये वाला 5 का है। अब आपको कहा है सम एटलीस्ट 5,
ठीक है, तो मतलब आपको यहां से आगे के सारे जोड़ने हैं, यहां से आगे के सारे जोड़ने हैं, एटलीस्ट 1 5। एक मिनट, सम की बात नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, सम की बात नहीं कर रहे, सॉरी फॉर दैट, ये सम की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि कम से कम 1 पे 5 है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जी, हमें फिर कुछ इस तरह से लेना पड़ेगा, एक के साथ 5, 2 के साथ 5, 3 के साथ 5, 4 के साथ 5, 5 के साथ 5, 6 के साथ 5। अब इसको छोड़ के बाकी सारे रिवर्स भी होंगे, ये कहने का मतलब है इनका। तो 11 केस बनेंगे तो 11/36 आंसर होगा, 11/36 विल बी द आंसर। ठीक है जी, तो 86 का ए आंसर है। 87 की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे। तो देखो लीप ईयर में हमेशा 2/7 होता है, एक बार देख लेते क्यों होता है। देखो लीप ईयर में टोटल 3 कितने होंगे जी, 366 डेज होंगे, तो 52 इंटू 7 करूंगा तो 364 डेज तो हो ही जाएंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, तो ये मंडे एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे एंड संडे, एंड संडे एंड मंडे, ऐसे बनेंगे। अब देखो इसमें वेडनेसडे के 2 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो इसके लिए आंसर होगा 2/7, तो 87 का ए। चलिए जी 88 की बात करते हैं, कहा जी राम इज नोन टू हिट ए टारगेट 2 आउट ऑफ 3 शॉट्स। तो राम हिट करता है 2/3, नहीं करता है 1/3, ये राम की बात कर रहे हैं। वेयरएज श्याम इज नोन टू हिट द सेम टारगेट 5 आउट ऑफ 11 शॉट। तो श्याम हिट करता है तो 5/11, नहीं करता है तो 6/11। अब कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट वुड बी हिट इफ दे बोथ ट्राई। तो आप उल्टा करो, 1 माइनस नॉट हिट, तो पहले की नॉट हिट की 1/3, दूसरे की नॉट हिट की 6/11, तो 1 माइनस 2/11 दैट मीन्स 9/11। तो 88 का आंसर हमारा ए। चलो जी 89 की बात करते हैं, कह रहे जी प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट ए स्विमर। तो नॉट स्विमर, इसकी 1/5 है, तो स्विमर है उसकी 4/5 हो जाएगी। अब कहता है प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 4 आर स्विमर। तो इसको P ले लो, इसको Q ले लो, और N 5 है और 4 की बतानी है, तो बाइनोमियल से होगा, तो 5C4 4/5 की पावर 4 इंटू 1/5, तो 5C4 4/5 की पावर 4 इंटू 1/5, दैट मीन्स सी आंसर है। तो 89 का आंसर हो गया जी सी, 89 का आंसर है जी सी। ठीक है जी, चलिए जी हम 90 की बात कर लेते हैं। आपको कहा जी 2 रिग्रेशन लाइन है, 2 रिग्रेशन लाइन है ये और ये, तो हमने मान लिया लेट ये y ऑन x है, लेट ये x ऑन y है, तो यहां से y ऑन x निकालेंगे, तो माइनस कोपिशेंट ऑफ x ऊपर और कोपिशेंट ऑफ y नीचे, यहां से bxy निकालेंगे, तो y का कोपिशेंट ऊपर और इसका नीचे। अब दोनों की गुणा करके देखेंगे, अगर वो 1 से छोटी है तो इसका मतलब करेक्ट है। अब आपसे पूछा कौन सी y ऑन x है, तो पहले वाली y ऑन x है बेटा, तो x + 2y - 5 यानी कि 90 का A। चलिए जी 91 की बात कर लेते हैं। आपको कह रहे जी 2 रिग्रेशन लाइन है, 3x = y, तो चलो मैं इसको x ऑन y मान लेता हूं स्टैंडर्ड में,
क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, इसको y ऑन x बना लेता हूं, तो बी एक्स वाई क्या हो गया 1/3 और बी वाई एक्स क्या हो गया 6/8। अब दोनों की प्रोडक्ट भी ठीक है, तो r हो जाएगा 1/3 इंटू 3/4 का अंडर रूट, तो 1/2 प्लस का यानी कि 0.5, तो 91 का बी, 91 का बी। चलिए जी, एम ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है वो कोरोलेशन कोफिशिएंट के या तो बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 92 का बी। 93 की बात करते हैं, का जी रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स ये है, ठीक है, तो यहां से बी वाई एक्स 1 हो गया और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट 0.5 है, तो ये पूछा है, तो भैया बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, तो 1 इक्वल टू 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपॉन ये, तो 1 अपॉन 0.5 यानी कि 2। अब इसका स्क्वायर पूछ रहे हैं तो 4 हो जाएगा, तो 93 का सी, 93 का सी। 94 देखो जी, 94 में क्या कह रहे हैं, हमें कहा जी विच इज नॉट सेटिस्फाइड बाय फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, ठीक है जी, तो फिशर को सर्कुलर भी नहीं करता है, विच इज नॉट सेटिस्फाइड बाय फिशर आइडियल इंडेक्स, ठीक है, सर्कुलर, तो 94 का सी होगा जी। अच्छा, अब हमें कह रहे जी ये कॉमोडिटी दी हुई है, लास्पियर इंडेक्स पूछा है, तो लास्पियर क्या होगा जी सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, तो P1 Q0 करते हैं, तो 14 इंटू 10, 14 इंटू 10 इक्वल, फिर 8 इंटू 20, 8 इंटू 20 इक्वल, फिर 10 इंटू 30, 10 इंटू 30 इक्वल GT, ये आ रहा है 600, सिग्मा P1 Q0 600 आ रहा है, अपॉन में P0 Q0 करते हैं, इनको करते हैं, तो 12 P1 Q0 कर लिया, P0 Q0 करेंगे 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 इक्वल 10 इंटू 20 इक्वल 8 इंटू 30 इक्वल GT, इसका टोटल आ रहा है 560, तो 60,000 अपॉन 560 107.14, 107.14, 95 का बी, ठीक है जी। चलो जी, हम बात करते हैं जी जरा 96 की, कह रहे जी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 97.5 से इतना हो गया, सैलरी ऑफ वर्कर 19,500 थी, अब एडिशनल बताना है, तो आप करंट सैलरी निकाल लो, तो वो हो जाएगी 115, 97.5 इंटू में 19,500, करंट इंडेक्स को बेस इंडेक्स से इंटू करके बेस इनकम से इंटू कर देंगे, तो 115 इंटू 19,500 डिवाइडेड बाई 97.5, 23,000 आ रहा है। अब एडिशनल पूछा है तो 23,000 में से माइनस कर दो 19,500 को, 3500 एडिशनल है जी, तो 96 का सी, 96 का सी। चलिए जी, नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी इंडेक्स नंबर में होते हैं 4, तो 97 का डी। 98 की बात करते हैं, लास्पियर एंड पास्ची डू नॉट सेटिस्फाई, ना टाइम को करता ना फैक्टर को करता, तो 98 का डी। चलिए जी, हम बात करते हैं जी 99 की, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल, कोवेरियंस की कोई लिमिट नहीं होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, इवन वो जीरो भी हो सकता है, तो 99 का डी। 100 की बात करते हैं, जब दो लाइंस हमारी आइडेंटिकल हो जाती है तो या तो +1 या -1, तो इसका मतलब डी आंसर हो जाएगा जी, 100 का डी। तो चलिए जी, देखिए हमने आपके साथ पूरा का पूरा एमटीपी नंबर 2 पूरा डिटेल में सोल्व कर लिया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। चलिए जी, बाय जी।